रिक्वायरमेंट्स। मुझे अपने वर्क की रिक्वायरमेंट की प्लानिंग प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करनी है। लाइक मैं नेशनल ट्रेनर हूँ और मेरे पास में कई बार इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है कि बच्चों का डॉक्यूमेंट्स आज लास्ट डे पे और मुझे सर्वर पे अपलोड करना है और मेरे पास में फाउंडेशन है कि मुझे अपना क्लास भी नहीं छोड़ना है। उस केस में मुझे अपना टाइम को प्लानिंग करके चलना है कि मैं वो वर्किंग क्लास से पहले या क्लास के बाद में करूँ या इन क्लास ड्यूरेशन करना है तो बच्चों को कोई असाइनमेंट दे दूँ जिसे बच्चे फुलफिल कर लें और उसके बाद में मैं अपने वर्क को कंप्लीट कर दूँ। डिस्क्रिप्शन में जैसे दिस यूनिट इज अबाउट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग योर वर्क in order to complete it to the required standard on time। यही जो सर ने बताया स्टार्टिंग में कि समय के ऊपर और साथ में जो उसके रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं उसको साथ में रखते हुए हमको क्या करना है, उसको वर्कआउट को ऑर्गेनाइज करना है और प्रॉपर तरीके से उसको प्लानिंग बना के पुट करना है। इसके स्कोप के अंदर आता है, स्कोप का मतलब उसका दायरा, उसका लिमिटेशंस, उस किस क्षेत्र के अंदर वो चलता है। तो हमको ये है कि जैसे मैनेज योर वर्क, हम अपने काम को किस दायरे के अंदर रखने हैं और उस दायरे के अंदर रखते हुए हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हम अचीव कर सकें, उसको कंप्लीट कर पाएं। तो सबसे पहले जैसे दिस यूनिट टास्क कवर्स द फॉलोइंग, इन पॉइंट्स को वो कवर करेगा। जैसे वर्क का रिक्वायरमेंट्स में एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज कर करके हम अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करना है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि मेरे को इस क्लासरूम को व्यवस्थित करना है तो इसके लिए मेरे को व्यवस्थित करने की एक्टिविटीज क्या क्या करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सेट करने हैं, वॉल्स तैयार करनी है, या मतलब मेरा जो टास्क है उसको मैनेज किस तरीके से करके प्लान बनाना है और उसको मीट करना है। सेकेंड है डिलीवरेबल्स, मतलब ये कि इसका आउटकम क्या आएगा। एक पहले से एक प्लान बना के रखा है कि इसका आउटकम इस तरीके से आना चाहिए, माइंडसेट हो जाना चाहिए कि ये काम हमारा इस तरीके से सेट होगा। थर्ड वन है क्वांटिटी, कैसा दिखना चाहिए, हाँ, उसका आउटकम, आफ्टर व्हाट यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क वो किस तरह से दिखेगा। एक वो माइंडसेट पहले से सेट होना चाहिए कि उसको मैनेज करके हमको किस तरीके से उसको करना है। थर्ड वन है क्वांटिटी, उसको कंप्लीट करने के लिए जो है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या क्या आइटम चाहिए। क्वांटिटी इज द वॉल्यूम, हाँ, उसका वॉल्यूम क्या क्या आइटम चाहिए। उसका वॉल्यूम में मतलब ये है कि ये मेरे को 2 ये चीज चाहिए, 3 वो चाहिए, 4 चेयर चाहिए, इस तरीके से उसको कंप्लीट करना है मेरे को। तो उसके लिए क्या करना है, बड़ा काम है वो समझना चाहिए। बड़े लेवल के काम को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके और छोटे छोटे जो रिक्वायरमेंट्स है उसको अपन को लेके चलना है, नोट डाउन करते रहना और उसको मैनेज करके, प्लान करके, मैनेज करके उसको कंप्लीट करना। स्टैंडर्ड्स का तो नेचुरल सी बात है, ध्यान तो रखना ही है। चेयर है तो नेचुरल सी बात है, अगर चेयर लेंगे तो खराब थोड़ा ना लेंगे, प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित लेंगे। तो जो भी आइटम हम उसको कंप्लीट करने के लिए टास्क को जैसे मैनेज करते हैं तो उसके अंदर जो भी काम हम रिक्वायरमेंट जो हम मटेरियल लेते हैं उसको स्टैंडर्ड प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। उसके बाद टाइमिंग का सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, कंप्लीट टाइम को कंप्लीट टाइमिंग के अंदर उसको कंप्लीट करना है। टास्क अगर कोई रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो। और इसके लिए साथ में जैसे कि अब हम काम को मैनेज कर रहे हैं, मैनेज करने के साथ साथ क्या करना है, रिक्वायरमेंट को मीट भी कर रहे हैं तो हमको क्या है कि कुछ कंसर्न पर्सन से हेल्प भी लेनी पड़ती है। मेरे को कोई टास्क दिया गया, अगर वो मेरे से थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा है तो मैं किससे करूंगा, कुछ लोगों से हेल्प लेने की कोशिश करूंगा कि सर प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, या मेरे किसी साथी से हेल्प करने के लिए, या किसी दूसरे पर्सन से भी मैं हेल्प करने के लिए मांगू। तो वही है एप्रोप्रिएट पीपल्स इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि लाइन मैनेजर, हमारे जितने भी साथी है ऊपर है उनसे हम हेल्प ले सकते हैं। दूसरा है द पर्सन रिक्वेस्टिंग द वर्क, कोई पर्सन है वो काम करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, उससे हम हेल्प ले सकते हैं, उससे हम हेल्प ले सकते हैं। The people around you, whoever is asking for that work can also be the help for that work. जैसे कि कस्टमर का डेटा एंटर करना है तो कस्टमर से डेटा लेना भी पड़ेगा, तभी उसमें एंटर करेंगे। तो वही है। और उसके बाद है मेंबर ऑफ द टीम एंड डिपार्टमेंट, हमारे साथ के डिपार्टमेंट के जो मेंबर है उनसे भी हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके से एज ए टीम वर्क। और मेंबर ऑफ द अदर टीम
अदर टीम्स और डिपार्टमेंट्स, दूसरे टीम के मेंबर्स और डिपार्टमेंट से भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि सब आज इकट्ठे हुए थे यहीं पे साथ में एक्सचेंज में थोड़ा सा, तो उसे और रिसोर्सेज में वही अपने इक्विपमेंट्स जो चाहिए, डेटा को फिल करना है, डेटा को मैनेज करने के लिए मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, प्रॉपर टेक्निकल मटेरियल्स भी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी मटेरियल्स चाहिए, फिजिकल भी चाहिए, और इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी साथ में ऐड करना चाहूँगा। एक शब्द है जैसे प्रिक्रूटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी डेटा को फिल करने के लिए या कोई चीज़ टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसके आसपास के दायरे में, जैसे एक्सेल के अंदर भी हम काम कर रहे हैं, तो एक्सेल के अंदर हमने डेटा का काम कर दिया, अब एक्सेल के अंदर काम करते करते हमको चाहिए कि उस डेटा को मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करूँ, तो वो पीडीएफ कन्वर्टर भी मेरे पास होना चाहिए, जिससे कि वो डेटा मेरा हार्ड कॉपी में भी सेट हो जाए। तो वो उसका आसपास के दायरे के अंदर भी हमको प्रॉपर तरीके से लेके चलना चाहिए, ताकि उसके मटेरियल और इंफॉर्मेशन में जानकारी हमारे पास सब कुछ होनी चाहिए जो डेटा को मैनेज करने के लिए। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया से शुरुआत करता हूँ। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो हमारा है उसमें सबसे मेन मेरे को जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा वो लगा यूटिलाइज योर टाइम इफेक्टिवली, PC3। इसके लिए हम नॉलेज का यूज कर सकते हैं KA5। हाउ टू प्रायोरिटाइज योर वर्कलोड अकॉर्डिंग टू अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस एंड द बेनिफिट ऑफ दिस। इस हिसाब से आप इनको प्रायोरिटी बेसिस काम को बांटे। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने कहीं भी पढ़ा है तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि प्रायोरिटाइजेशन। यू अंडरस्टैंड दिस टर्म प्रायोरिटाइजेशन। अगर हम टेक्निकल नॉलेज की बात करें तो KB2 अप्रोप्रिएट टाइम स्केल फॉर कंप्लीटिंग योर वर्क एंड द implication of not meeting this for you and the organization। आपको जो टाइम स्केल होता है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए और कंप्लीट काम खत्म कर देना चाहिए ऑन द टाइम। इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा। अगर कस्टमर को आपने बताए हुए टाइम में काम कंप्लीट नहीं किया, आज की डेडलाइन थी, आज आप काम कंप्लीट नहीं कर पाए, तो क्या होगा, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसका अवेयरनेस भी होगा। सेकंड चीज जो इम्पोर्टेंट लगी PC4, द यूज रिसोर्सेज करेक्टली एंड इफेक्टिवली। तो इसमें है KB1, सबसे पहले KB1 नॉलेज के लिए द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग वर्क एक्यूरेटली, हाउ टू डू दिस। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो भी चीजें यूज करनी है वो एक्यूरेट चीज होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका काम एक्यूरेट होगा और आपकी सारी चीजें एक्यूरेटली काम करेगी और वन टाइम में वो फिनिश हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट। कैसे एज अ ट्रेनर एक्यूरेसी कैसे अचीव की जा सकती है? एक्यूरेसी मैम एज ए ट्रेनर, अगर हम माने कि जैसे हमें कोई एक्सेल में काम करना है या किसी भी प्रकार का कोई डेटा हमें टाइप करना है, तो मिस्टेक तो मोस्टली ह्यूमन मिस्टेक्स तो होती ही है, लेकिन उनको खत्म करने के लिए भी हम टाइपिंग स्पीड जब एक्यूरेसी चेक करते हैं तो उसमें हम कीबोर्ड को कम देखने की कहते हैं कि हम कीबोर्ड नहीं देखना है, आपको सिर्फ स्क्रीन देख के टाइप करना है। तो वो जब टाइप करते हैं तो 5 फिंगर्स यूज करेंगे तो एक्यूरेसी भी बढ़ेगी उससे और सही वर्ड्स टाइप होंगे। तो उनको प्रॉपर गाइडेंस देनी होती है कि इस चीज को एक्यूरेटली कैसे यूज करना है। जैसे आपको अगर PBC फिगर से आ रहा है तो वो सब बताना पड़ेगा आपको कि टाइपिंग करते हुए एक्यूरेटली आप कैसे। This is in typing, but in general, accuracy can be achieved only through practice. Practice only achieves accuracy. किसी भी काम में accuracy चाहिए, चाहे डेटा एंट्री, चाहे कोई भी काम आप कर रहे हैं, जितनी उसकी प्रैक्टिस आप करवाएंगे उतना ही प्रैक्टिस नहीं सुनाएंगे। उसके लिए हम बच्चों को कई बार एग्जाम्पल्स भी देते हैं, कई बार देखते हैं कि बच्चे कई बार कीबोर्ड फिगरिंग सेट करने के लिए बच्चों को बोलते हैं लेकिन बच्चे नहीं करते हैं। उसके लिए बच्चों को कई बार एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि बच्चे आप लोग करेंगे तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं। तो बच्चों को एक एग्जाम्पल दिया मैंने जनरली, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने उनको कहा कि मुझे एक आप एक चीज बताएं कि कोई भी एक ड्राइवर कौन परफेक्ट होता है। आप सोचें कि ड्राइवर ड्राइविंग करते हुए अगर गियर चेंज करने के लिए वो अगर गियर की तरफ देखेगा तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट उस केस में नहीं होगा जब वो गियर चेंज करने के लिए वो गियर की तरफ नहीं देखे या उसे ब्रेक लगाना है तो वो पैर के पंजे की तरफ नहीं देखे, तभी वो परफेक्ट ड्राइवर कहलाएगा। तो आपको भी अपना परफेक्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना है, विच मीन्स आपको अपना फिगरिंग सेट करना है। ये कैसे अचीव होता है? शुरू में जब आप ड्राइविंग सीखने लगते हैं तो ऑब्वियसली आपकी नजर गियर में जाती है कि कहाँ पे कौन सा गियर लग रहा है, और आपके पैर वो भी लगता है कि ब्रेक की जगह मैं एक्सीलरेटर ना दबा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो
आपके रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाएगा. बाय रिफ्लेक्स यू नो कि ये फर्स्ट गियर लगा है, ये सेकंड गियर लगा है. तो दैट इज व्हाट यू अचीव बाय प्रैक्टिस. ओके, प्रैक्टिस करते करते आपके वो रिफ्लेक्स एक्शन में आ गए. तो आप ना चाह के भी आप गलती नहीं करोगे. कॉन्शियस माइंड जब होता है तब गलतियां होती है, लेकिन सबकॉन्शियस में जब कोई चीज आपकी आ जाती है तो उसमें गलती नहीं होती. ठीक है. मैम मुझे एक अच्छा लगा इसमें EC2 इसमें कवर की योर इमीडिएट वर्क डायरेक्टली एंड स्टाइल. This also comes under health and safety. या नॉलेज में भी आप इसको दे सकते हैं K4. ओके. Importance of tidy work area and how to do it. मैम इसमें एक और चीज़ है, अगर आप क्लीन और टाइडी नहीं रखेंगे तो आप प्रॉपर टूल्स भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. आपको पता होना चाहिए इस काम के लिए मुझे किस टूल्स की जरूरत है, तो वही टूल आप वहाँ रखें जहाँ पे आप काम करें, बाकी सब टूल्स को वहाँ से हटा दें. तो ये क्लीन एंड टाइडी और ऑटोमेटिकली वो वर्क प्लेस आपका हो जाएगा. आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा. अगर आप अपने वर्क एरिया को क्लीन रखेंगे, टाइडी रखेंगे, तो आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा. इसके लिए मैं मेरे को जैपनीज टेक्निक है 5S की, जिसके अंदर काम को किस तरीके से मैनेज करते हैं. जितने भी जैपनीज वर्क अपने इंडस्ट्री में काम करते हैं वो 5 रूल्स को फॉलो करते हैं. वो 5 रूल्स जो है उनके काम को एफिशिएंट बनाते हैं. और जैसे कि किसी काम को अपनी वर्क स्टेशन को क्लीन रखना, जहाँ से आपने एक टूल उठाया है वापस वहीं रखना, उसको इधर उधर बिखेरना नहीं, साफ सुथरा रखना और टाइम टू टाइम उसको साफ रखते ही रहना. आपके हैबिट में आ जाना चाहिए वो. इस तरीके से कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो 5S एक जैपनीज टेक्निक के जरिए वो काम करते हैं. तो वो उसको भी फॉलो करते हैं जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ती है. 5S. 5S. सीरी सुगेत्सु Japanese words. Siri, Sugetsu, Sutikes. गूगल पे मिलेगा 5S गूगल पे मिल जाएगा. उसके अंदर बहुत अच्छी टेक्निक्स है. हिंदी में भी मास्टर प्रोग्राम के वहाँ के जिस परमिशन बुलाया गया 5S मुझे याद नहीं है. तो उसके अंदर 5S को फॉलो करने से क्या होता है कि वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है, टाइमिंग कम लगता है और आपका काम भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होता है. कौन से डेटा को आर्काइव करेंगे उसमें भी 5S. Exactly. मतलब ये 5S किसी भी फील्ड में आप यूज कर सकते हैं. ये आपके मतलब ऑफिस में कौन सा सामान रखना चाहिए, कौन सा नहीं हाँ. रखना चाहिए, वो किस भी आता है. लोकेशन पे रखना चाहिए वो उसके अंदर इंक्लूड है कि जैसे आपने कोई किसी के आइटम को उठाया यूज किया तो ऐसा नहीं कि आप उसे इधर उधर रखें, आप उसे वर्कशॉप में भी यूज कर सकते उसी हैं. लोकेशन पे रखें वहाँ पर जहाँ से आपने पिक किया. इट्स वेरी यूजफुल टूल. क्योंकि कई ऑफिस में देखा होगा आपने कि फाइलें पड़ी हुई गवर्नमेंट ऑफिस हाँ, में, सीलिंग से लेके फ्लोर तक पूरा मतलब भरा पड़ा उसमें है. जैसे फर्स्ट पॉइंट है सीरी है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो अनवांटेड थिंग्स है उसको क्या है बिल्कुल ही उसको गार्बेज बना दो. जो आपकी कम रिक्वायरमेंट वाली चीजें होती है जैसे कि 3-4 दिन में यूज करना होता है इस डेटा को, या तो उसको एक अलग ही बैग में या एक अलग फोल्डर में बना के रख दो. जिसका अपने को बार बार यूज होता है डेटा, उसको एक प्रायोरिटी लेवल पे फोल्डर के अंदर रख दो ताकि वो डेटा बार बार यूज हो रहा है. तो जिससे क्या है कि डेटा मिसमैच नहीं होगा, डेटा आपस में क्लैशेस भी नहीं होगा और अपन को डेटा क्लियरली मिल जाएगा. तो उस तरीके से मैनेज करना होता है. ये जनरल लाइफ में भी अगर आप देखेंगे आप किसी भी शॉपकीपर पे जाएंगे, जैसे मेडिकल स्टोर पे गए, आपने क्रॉसिन मांगा तो वो क्रॉसिन को जहाँ से उठाना है वहीं से उठाया, आपको दिया और वापस क्रॉसिन का बॉक्स वहीं जहाँ रखना है. अदरवाइज वो उसको कहीं और रखेगा तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी क्रॉसिन मांगने आएंगे तो उसे क्रॉसिन ढूंढना है और पूरी शॉप में ढूंढना है कि क्रॉसिन कहाँ रखा होगा. तो वो हम अपनी हैबिट पे लेते हैं. इसके अलावा मैंने एक और पॉइंट था EC8 में आपको ऑब्टेन गाइडेंस फ्रॉम अप्रोप्रिएट पीपल वेयर नेसेसरी. इस जहाँ भी हमको जरूरत पड़े वहाँ जिससे जो अच्छा उससे guidance उससे The right person to speak. गाइडेंस दे सकते हैं. इसको आप केस स्टडी में दे सकते हैं. तो बस जो है उसके केस ऐसे 3 Ask for clarification and advice from line manager. क्योंकि आपको बता सके उसके बारे में एडवाइस दे सके कि आप ऐसा करो तो ऐसा और ठीक रहेगा. any situation, who is the right person to talk to? K7 भी मैम इसमें ये हो सकता है. The purpose of giving others updates with the process of your work. इसमें I don't think so. इसमें ये नहीं आता. This is taking advice from the right person. Okay. मतलब आपको किससे पूछना है, तो कौन सी प्रॉब्लम के लिए
इससे जाके बात करिए, दैट नॉलेज इज रिक्वायर्ड। एंड इसमें ऑफ कोर्स कैसे बात करनी है दैट आल्सो कम्स, तो स्किल्स में ये भी आएगा कि हाउ टू स्पीक प्रॉपर्ली। How to obtain guidance from the typical circumstances when it may be required. जब typical circumstances बनते हैं या कुछ समझ नहीं आता तो proper guidance के लिए आग लगी है तो फायर ब्रिगेड फोन करना है। appropriate people जो है उसको उससे guidance लेना। एट द लास्ट हमारी इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो डोमेस्टिक बीपीओ वाली इंडस्ट्री उसकी बात करते हैं, हमें अगर अपने काम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होगा तो हमें अपनी सबसे मेन चीज़ जो है कंप्यूटर उसको समझना होगा। उसके डेस्कटॉप पर हम वही आइकन रखते हैं जिनकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी आप काम करें अपने डेस्कटॉप को हमेशा खाली रखें और उस टाइम का जो प्रायोरिटी बेसिस काम है उसे अपने डेस्कटॉप पर रखकर उसे आसानी से करें। इसलिए कहते हैं वो इसलिए हैंग भी हो जाता है और बहुत सी बार प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो वो सिक्योरिटी वाली बात हो जाती है कि आपकी सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं रह पाती। कभी कभी हम दूसरी फाइलों को डिलीट करते हैं, कंट्रोल ले करके साथ में वो भी हो जाती है जो भी हम काम कर रहे हैं। दैट्स वाई हमें वही फाइल ओपन करके रखनी चाहिए, डेस्कटॉप पे वही फाइल्स रखनी चाहिए जिस पे हम उस समय काम करें। इसीलिए डेस्कटॉप बनाया टेबल जिनका यूज कम है उनको किसी दूसरे ड्राइव में रख दें ताकि यार बहुत कम यूज हो रहा है तो ऐसे ड्राइव में कभी कभी गाने सुनते हैं या मूवी देखना भी बहुत दिन टाइम बाद में कभी मौका मिलता है तो दूसरे किसी ड्राइव में छुपा के रखते हैं कि वहाँ कभी जो काम की चीजें रूटीन में होती है वो डेस्कटॉप के सामने ही रहती है कि भाई ये इसका पीडीएफ बनाना है, इसका डेटाबेस बनाना है, इसको ये मैनेज करना है, तो वो चीज जो सामने रहती है उसको तो होता है, बाकी जो रूटीन में होता है तो सामने है, बाकी तो वर्किंग एज अ ट्रेनर कई बार हम देखते हैं, मेरी लाइफ में मैंने जनरली एज्यूम किया और आप भी एज्यूम करेंगे कि हम बच्चों को कई बार छोटी छोटी चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन बच्चे उन्हें इग्नोर करते हैं कि हमने बच्चों को कुछ भी सिखाया कि बच्चे ये पढ़ ले, या हम उन्हें प्रायोरिटी बताते हैं लेकिन वो उसे इग्नोर करते हैं और बच्चे हम इग्नोर करते हैं और बच्चे आपकी प्रायोरिटी को, आपकी बात को इग्नोर नहीं करें। उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आप कभी भी बच्चों को बताएं और वो अप्रूव का होगा कि आप बच्चों को जो चीज़ बता रहे हैं बच्चे उसके बाद से आपकी बात पे गौर करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे। एग्जाम्पल है, आप बच्चों को बताएं कि स्कूल का फर्स्ट डे याद करें, फर्स्ट डे बच्चे याद करेंगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो बच्चों को बोलें कि आप लोग शायद हिंदी मीडियम से हैं, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ और मुझे याद है कि मुझे मेरी टीचर ने पहली बार जब ऐसे अनार पढ़ाया था तो कुछ इस टाइप से पढ़ाया था कि बेटा पहले एक गोला ऐसे बनाए, फिर एक गोला ऐसे बनाए, फिर लाइन ऐसे खींचे, ऐसे खींचे और उसके बाद इसको आगे से बढ़ाओ। बच्चों को पूछना है आपको अपने स्कूल का पहला दिन याद है? बोले बच्चे सोच विचार करेंगे, बोले ठीक है आप लोग हिंदी मीडियम से हैं, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ। मुझे मेरी स्कूल का पहला दिन याद है कि मेरी बार टीचर ने जब भी पहली बार मुझे पढ़ाया था तो ऐसा पढ़ाया था कि बेटा पहले एक गोला ऐसे बनाए, फिर ऐसे बनाए, फिर एक लाइन ऐसे खींचे और इसको आगे से मिटा दें और ये ऐसे अनार बन गया। तो बोले मैं सोचने लगा कि मैडम का दिमाग सरक गया, ये पता नहीं क्या गोले गोले बना दिए, ये इतने बड़े बड़े किताबें कैसे पढ़ी जाएंगी इन गोले गोलों से। तो जब हमें किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं होता है तब हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन हमें उसके बाद जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं तब हमें पता लगता है कि अगर हम इनको नहीं पढ़ते तो शायद हम कुछ भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि ये बेसिक्स थे। और धीरे धीरे बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ जाती है। बच्चे उसके बाद में भी आपको इग्नोर करते हैं। आप बच्चों को ये पूछे, ये आपकी स्कूल के फर्स्ट डे का फर्स्ट लेटर था, टीचर ने आपको पढ़ाया था ऐसे अनार। और मैं कई बार तक बच्चों को ये प्रूव कर सकता हूँ या आपको उन बच्चों को बोलना है कि आप अभी शायद 12th क्लास पास हो गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, लेकिन आपने जो फर्स्ट डे वर्ड पढ़ा था ऐसे अनार, आप ग्रेजुएशन के बाद में भी आप ये नहीं जानते कि उस अनार को इंग्लिश में कहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आप इग्नोर करते हैं। आपने क्या किया, बोले फर्स्ट डे आपने इस चीज को इग्नोर किया, आपने कभी टीचर से पूछा नहीं, टीचर ने आपको पढ़ाया नहीं, आपने इग्नोर किया। रीजन क्या हुआ, आप ग्रेजुएट हो गए लेकिन आपको उस वर्ड का इंग्लिश में नहीं पता जो आपने फर्स्ट डे पढ़ लिया। तो बच्चों को बताएं कि ऐसा क्या होगा आप अगर अभी इग्नोर करेंगे। ये तो वो सब्जेक्ट था, ये वो सब्जेक्ट था कि आप अगर आपने मार्केट में किसी से भी पूछा होता कि आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं तो शायद मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर आपको कोई भी कैंडिडेट डिक्शनरी में ढूंढ कर आके दे देगा कि इसको पॉमग्रेनेट है।
लेकिन आप जिस सब्जेक्ट को आज हमारे पास पढ़ने आए हैं, डोमेस्टिक डीपीओ या कंप्यूटर ऑपरेटर, क्या इस सब्जेक्ट का नॉलेज मार्केट में सारे लोग रखते हैं? नहीं। तो आप हमारी बात को इग्नोर नहीं करें, और अगर इग्नोर करेंगे तो जिस चीज को जानने में आपने 12 साल लगा दिए या ग्रेजुएशन का पूरा टाइम 15 ईयर कंप्लीट कर दिया, आज इग्नोर करेंगे तो उसको जानने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। दैट इज थैंक यू वेरी मच।